एक घना जंगल था। उसी जंगल में किशन नाम का एक गरीब लकड़हारा रोज लकड़ियां काटकर अपने घर का गुजारा करता था। हमेशा की तरह आज भी किशन जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा था। किशन, तू भी अजीब आदमी है। सूखी लकड़ियां ढूंढने में आधा दिन निकाल देता है। हरे पेड़ काट, ज्यादा लकड़ियां मिलेंगी, ज्यादा पैसे मिलेंगे। विजय भाई, जंगल हमें जीवन देता है। अगर हम लालच में इसे ही खत्म कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा? किशन की यह बात सुनकर विजय मुस्कुरा देता है। वो कुछ नहीं कहता। किशन भी बिना रुके मेहनत करता रहा। माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन उसने एक बार भी आराम नहीं किया। दोपहर तक उसने बड़ी मुश्किल से 3 गट्ठर लकड़ियों की तैयार की और फिर गांव के बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार हमेशा की तरह लोगों से भरा हुआ था। किशन ने एक तरफ अपनी लकड़ियों को रखा और फिर ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक ग्राहक उसके पास आता है। भाई, कितने का एक गट्ठर? भाई, 50 रुपये। 3 गट्ठर ले जाइए, 10 रुपए कम दे देना। अरे अरे, एक गट्ठर के 50 रुपए तो ज्यादा मांग रहे हो। तीनों ले लूंगा, 80 रुपये ले लेना। किशन ग्राहक की बात सुनकर चुप हो जाता है। इन लकड़ियों के पीछे उसके पूरे दिन की मेहनत थी, लेकिन मजबूरी उससे भी बड़ी थी। ठीक है भाई, ले जाइए। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी उसकी जेब में इतने ही पैसे थे कि मुश्किल से घर का राशन आ सके। किशन थका हारा घर की ओर आने लगा। रास्ते में उसे किराने की दुकान दिखाई दी और किशन राशन लेने के लिए किराने की दुकान की ओर बढ़ने लगा कि तभी एक बूढ़ी औरत किशन को रोककर कहती है, सुनो बेटा, क्या मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? भूखी हूँ, मजबूर हूँ, सुबह से लोगों से मदद मांग रही हूँ, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। किशन ने उस बूढ़ी औरत की तरफ ध्यान से देखा। उसकी आंखों में बेबसी झलक रही थी। फिर किशन ने अपनी जेब की तरफ देखा तो उसकी जेब में इतने ही पैसे थे कि सिर्फ उसके घर का चूल्हा ही जल सकता था। लेकिन किशन से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। घर में थोड़ा राशन है, इसलिए इन पैसों से अम्मा जी की मदद कर देता हूँ। यह लीजिए अम्मा जी, मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ 80 रुपए हैं। आज सिर्फ इतनी ही कमाई हो पाई। अरे बेटा, अगर अपनी मेहनत की सारी कमाई मेरे हाथ में रख दोगे तो क्या तुम घर खाली हाथ जाओगे? अम्मा जी, मैं कल दोबारा मेहनत कर लूंगा। अभी इन पैसों की आपको ज्यादा जरूरत है। किशन की बातें सुनकर बूढ़ी औरत की आंखें नम हो जाती हैं। उसने सुबह से बड़े सेठों से, व्यापारियों से, जमींदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी का दिल इतना बड़ा नहीं था जितना एक गरीब लकड़हारे का निकला। उसने अपने पूरे दिन की कड़ी मेहनत की सारी कमाई एक अनजान बेसहारा बूढ़ी औरत को दे दी और खुद खाली हाथ घर की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद किशन घर आ जाता है। अरे यह क्या, आज क्या 1 रुपए की भी लकड़ियां नहीं बिकी जो आप खाली हाथ आए हो? आप भूल गए, मैंने कहा था शाम को लौटते समय राशन लेते आना। राशन? घर में थोड़ा बहुत भी राशन नहीं है, सब खत्म हो चुका है। अरे किशन बेटा, सुबह ही तो शीतल बहू ने तुझे बताया था कि घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं, सब खत्म हो चुका है। अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं रहा। मुझे लगा थोड़ा बहुत राशन तो होगा। यह सुनकर किशन और भी परेशान हो जाता है कि घर में राशन नहीं है, और फिर वो सारी बात विस्तार से अपनी माँ और पत्नी को बताता है, जिसे सुनकर कलावती और शीतल मुस्कुराते हुए किशन से कहती हैं, अरे किशन बेटा, यह तो तूने बहुत अच्छा किया। पता नहीं वो कितनी परेशान हो, तूने एक परेशान बेसहारा इंसान की मदद की। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू सही रास्ते पर है। हाँ किशन जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने बहुत अच्छा किया। मुसीबत में लोगों के काम आना चाहिए, यही तो इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। किशन अपनी माँ और पत्नी की बातें सुनता रहा, लेकिन उसे अपने घर के खाली बर्तन भी नजर आ रहे थे। वो तुरंत उठता है और घर से निकल जाता है और सीधा चौक पर किराने की दुकान पर पहुँचता है। राजू भैया, क्या थोड़ा राशन उधार मिल सकता है? अरे किशन भैया, क्या तुम जानते नहीं मेरी दुकान पर उधार नहीं चलता? मैं जानता हूँ, लेकिन कल जैसे ही लकड़ियाँ मिलेंगी मैं बेचकर सीधा आपके उधार चुका दूंगा। अगर आपने राशन नहीं दिया तो घर का चूल्हा ठंडा रहेगा। मैं वादा करता हूँ जल्द ही आपका उधार चुका दूंगा। ठीक है, दे देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से उधार दे रहा हूँ। कल समय से ही मेरे पैसे चुका देना। राजू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुकानदार किशन को थोड़ा राशन उधार दे देता है। किशन खुशी खुशी राशन लेकर घर आ जाता है। राशन की थैली शीतल को थमाता है और शीतल से कहता है, शीतल, यह लो, जल्दी से खाना बनाओ।
शीतल उस राशन से खाना बनाती है और फिर तीनों सुकून से खाना खाते हैं। इसी तरह रात गुजर जाती है। अगली सुबह किशन हमेशा की तरह उम्मीद के साथ उठता है, अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल जाने की तैयारी करता है कि तभी दरवाजे पर गांव का सेठ मदन लाल अपने साथी के साथ आता है, जिसे देखकर किशन चौंक जाता है। अरे सेठ मदन लाल जी, आप यहाँ कैसे आना हुआ? किशन, तुम्हारे पिता के ऊपर मेरा पुराना बकाया है, मेरा पैसा कब मुझे देने वाले हो? सेठ मदन लाल की यह बात सुनकर किशन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो खुद को संभालता हुआ सेठ मदन लाल से कहता है, सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हो? पिताजी का बकाया? अगर पिताजी का बकाया था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे वह तो मैं अपना पुराना हिसाब किताब देख रहा था, मुझे पता चला कि तुम्हारे पिताजी ने मेरा बकाया तो लौटाया ही नहीं, इसीलिए आया हूँ। अगर यह बात सच है तो मैं अपने पिताजी का बकाया जरूर चुकाऊंगा। लेकिन सेठ जी, आप तो जानते ही हो मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, आजकल लकड़ियों के दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे, घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो रहा है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, धीरे धीरे मैं आपका 1-1 रुपया चुका दूंगा। ठीक है, 2 महीने का समय देता हूँ, उसके बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, ठीक है? सेठ के जाने के बाद किशन अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर कलावती कहती है, हाँ हाँ बेटा, सेठ मदन लाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हारे पिताजी ने पैसे तो लिए थे, लेकिन तुम्हें बताना ही मुझे याद नहीं रहा, मुझसे ही गलती हुई है। किशन जी, अब सेठ मदन लाल के पैसे कैसे लौटाओगे? उसने तो समय भी बहुत कम दिया है, अगर समय पर पैसे नहीं दिए तो उसके बाद क्या होगा? यह सारी चिंताएं मुझे भी परेशान कर रही हैं। लकड़ियां बेचकर ही घर के जैसे तैसे गुजारा हो रहा था, लेकिन अब सेठ मदन लाल के पैसे मैं कहां से चुकाऊंगा? पहले ही किस्मत साथ नहीं दे रही थी और अब एक नई चुनौती आकर खड़ी हो गई। ज्यादा दुखी मत होइए। किशन चुपचाप अपनी कुल्हाड़ी कांधे पर रखता है और रोज की तरह जंगल की ओर चल पड़ा। आज उसके कदम पहले से ज्यादा भारी थे। एक तरफ घर का खर्च, दूसरी तरफ सेठ मदन लाल के पैसे। रास्ते भर यही बातें उसके मन में घूमती रही। जंगल पहुंचकर उसने सूखी लकड़ियों की तलाश शुरू की। काफी दूर निकल जाने के बाद उसकी नजर एक बड़े शीशम के पेड़ पर पड़ी, जो कुछ दिन पहले आए तूफान में जड़ से उखड़कर गिर गया था। उसके आसपास कई मोटी मोटी सूखी डालियां बिखरी हुई थी। किशन की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। आज तो सचमुच ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। इतनी अच्छी सूखी लकड़ियां। उसने बिना एक पल गंवाए कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी। घंटों की मेहनत के बाद उसने 2 बड़े गट्ठर तैयार किए। थकान से उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन चेहरे पर संतुष्ट साफ दिखाई दे रहा था। वह लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा। लकड़ियां देखकर एक व्यापारी तुरंत उसके पास आया। भाई, लकड़ियां तो बहुत बढ़िया हैं, पूरी तरह सूखी हैं, इसका कितना दाम लोगे? भाई, आपको लकड़ियों की पहचान है, आप ही लकड़ियों के सही दाम दे दीजिए। व्यापारी ने बिना मोल भाव किए 200 रुपए उसकी हथेली पे रख दिए। भाई, तुम्हारी मेहनत साफ दिखाई देती है, ऐसी लकड़ियां हर किसी के पास नहीं होती। किशन की आंखें खुशी से भर आईं। उसने व्यापारी का धन्यवाद किया। सुबह किशन घर से परेशान निकला था, लेकिन घर जाते समय उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और वह सीधा राजू किराने वाले के पास जाता है। राजू भैया, यह लीजिए कल का बकाया, और थोड़ा राशन और दे दीजिए। किशन भैया, बहुत बढ़िया, अपना वादा पूरा किया, बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए? किशन अपना पुराना बकाया चुकाता है और फिर राशन लेकर घर आ जाता है। किशन की खुशी देखकर कलावती कहती है, बेटा, लगता है आज लकड़ियां अच्छी मिली हैं और उनके दाम भी, तभी तो तुम्हारे मुरझाए चेहरे पर मुस्कान झलक रही है। माँ, आज जंगल में अच्छी लकड़ियाँ मिली, अगर इसी तरह रोज अच्छी लकड़ियाँ और अच्छे दाम मिलते रहे तो सेठ मदन लाल के पैसे समय रहते चुका पाऊंगा। बस किस्मत आज की तरह साथ देती रहे। बेटा, दुख की रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसके बाद सुबह जरूर होती है। बस ईमानदारी और मेहनत का रास्ता मत छोड़ना, मेहनत से किस्मत का दरवाजा खुलता है। किशन खुश था, वो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटा। इसी तरह किशन मेहनत करता रहा, रोज जंगल जाता। कभी उसे अच्छी सूखी लकड़ियां मिल जाती जिससे उसके घर का चूल्हा जलता रहता, और कभी पूरा दिन जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने में ही निकल जाता। किशन को लकड़ियां बेचकर इतने ही पैसे मिल रहे थे। कभी वो घर का राशन खरीद लेता तो कभी घर की छोटी मोटी जरूरत पूरी हो जाती। सेठ मदन लाल के पैसे देने का समय भी करीब आ रहा था और किशन को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक शाम किशन घर पहुंचा। आज भी लकड़ियां कम मिली हैं क्या? हाँ शीतल, आज पूरा दिन जंगल में घूमता रहा, लेकिन सूखी लकड़ियां बहुत कम मिली। जितनी मिली
उनसे बस आज का राशन ही आ पाया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सेठ मदन लाल के पैसे कैसे लौटाओगे? किशन बेटा, इतना परेशान क्यों हो रहा है? अभी समय खत्म नहीं हुआ। एक बार सेठ मदन लाल से बात करके तो देख, शायद वो कुछ और समय दे दे। लेकिन माँ, उन्होंने पहले ही साफ कह दिया था कि 2 महीने के बाद वह कोई बात नहीं सुनेंगे। फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है? आप उनसे अपनी मजबूरी बता देना, हो सकता है वो आपकी बात समझ जाए। ठीक है, कल जंगल जाने से पहले मैं सेठ मदन लाल के घर जाऊंगा और उनसे कुछ समय और मांगूंगा। अगली सुबह किशन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन जंगल जाने के बजाय वो सीधा सेठ मदन लाल के घर जा पहुंचा। अरे क्या बात है किशन, समय से पहले ही पैसे लौटाने आ गए? सेठ जी, पैसे लौटाने नहीं बल्कि आपसे विनती करने आया हूँ, मुझे थोड़ा और समय दे दो। यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता, बस 2 महीने का समय दिया था, उतना ही काफी है। सेठ जी, पिछले कई दिनों से जंगल में सूखी लकड़ियाँ बहुत कम मिल रही हैं। जितनी लकड़ियाँ मिलती हैं उनसे घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। मुझे कुछ महीने की मोहलत और दे दीजिए। किशन के इतना कहते ही सेठ मदन लाल की पत्नी मीनाक्षी तुरंत बोल पड़ती है, ये सब हम नहीं जानते, उधार लिया है तो पैसा लौटाना भी पड़ेगा। सेठ जी ने पहले ही बहुत समय दे दिया। सेठानी जी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेईमान नहीं हूँ। बस कुछ समय और मिल जाए तो मैं अपनी मेहनत से आपके पैसे चुका दूंगा। सेठ की पत्नी किशन की बातें ध्यान से सुनती रही और फिर वो सेठ मदन लाल से कुछ बात करती हैं और फिर किशन से कहती हैं, ठीक है, तुम्हें 4 महीने का समय देते हैं, लेकिन अगर इन 4 महीनों के अंदर तुम्हारी किस्मत नहीं बदली और तुमने हमारा बकाया नहीं लौटाया तो जिस घर में तुम रह रहे हो वो हमारा हो जाएगा। सेठानी की बात सुनकर किशन को झटका तो लगता है, लेकिन उसके पास इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। किशन सेठानी की बात मान लेता है। किशन को 4 महीने का समय तो मिल चुका था, लेकिन उसे ये चिंता सता रही थी कि अगर इन 4 महीनों में वो पैसे नहीं लौटा पाया तो उसके सर से छत भी चली जाएगी। इसी सोच विचार में वो जंगल पहुंच जाता है। आज जैसे किस्मत उसकी परीक्षा ले रही हो। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन उसे एक भी ढंग का सूखा पेड़ नहीं मिला। आज तो लगता है खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, मेहनत से कभी मुंह नहीं मोड़ता, लेकिन फिर भी क्या मिलता है? आखिर कब तक मेरी किस्मत मेरी परीक्षा लेती रहेगी? किशन को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो जंगल के और अंदर चला गया। काफी दूर जाने के बाद उसकी नजर एक विशाल सूखे पेड़ पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। अरे इतनी अच्छी लकड़ियाँ, इनके तो अच्छे दाम मिल सकते हैं। उसने बिना देर की कुल्हाड़ी उठाई और पूरे मन से लकड़ी काटने लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने कई मजबूत गट्ठर तैयार कर लिए और गांव की ओर निकलने की तैयारी करने लगा कि अचानक उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। आसमान में अचानक काले बादल छा गए। देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश तो बहुत तेज शुरू हो गई है। मुझे इन लकड़ियों को भीगने से बचाना होगा, वरना कोई भी इनके अच्छे दाम नहीं देगा। मुझे लकड़ियों को भीगने से बचाना ही होगा। किशन चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखने लगा कि उसे कोई बड़ा पेड़ नजर आ जाए ताकि वो लकड़ियों को बारिश से भीगने से बचा सके। वो चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी उसके कान में एक आवाज आती है, अरे कोई है, मेरी मदद करो। किशन तुरंत अपनी लकड़ियों के गट्ठर पेड़ के नीचे रखता है और उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए उनके पास जाता है। काका, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही। अरे बेटा, जंगल से लकड़ियाँ लेने आया था, तबीयत पहले ही थोड़ी खराब थी और अब बारिश में भीगने की वजह से बुखार आ गया। शरीर में खड़े होने तक की ताकत नहीं। लकड़ियाँ लेकर कैसे जाऊंगा? 6 दिन का ऑर्डर है, उसे भी पूरा करना है। समझ नहीं आता यह सब कैसे होगा। काका, मुझे कुछ समझ नहीं आया, कैसा ऑर्डर? बेटा, मैं पास के गांव का एक बड़ी हूँ। बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाता हूँ, जैसे ट्रैक्टर, बग्गी, बस। उसी का ऑर्डर मिला था जो 6 दिन में देना है। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर किशन कुछ देर चुप रहा। उसने एक बार अपनी लकड़ियों की तरफ देखा। आज बड़ी मुश्किल से उसे इतनी अच्छी सूखी लकड़ियां मिली थी, लेकिन सामने एक बूढ़ा व्यक्ति, उसकी तबीयत ठीक नहीं और 6 दिन में पूरा होने वाला ऑर्डर को लेकर परेशान था। किशन ने कुछ पल सोचा और फिर अपनी लकड़ियों की तरफ देखते हुए कहता है, काका, आप लकड़ियों की चिंता मत कीजिए, ये सारी लकड़ियाँ आप रख लीजिए। क्या कह रहे हो बेटा? यह लकड़ियाँ तुम्हारी हैं, तुम इन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चलाते हो। मैं तुम्हारी लकड़ियाँ कैसे ले सकता हूँ? काका,
मुझे पता है इन लकड़ियों की मुझे भी ज़रूरत है, लेकिन आज आपको ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है। अगर आपके पास लकड़ी ही नहीं होंगी तो आपका 6 दिन वाला काम कैसे पूरा होगा? मैं कल फिर जंगल जाकर लकड़ियाँ काट लूँगा। बेटा, आज के ज़माने में अपनी ज़रूरत छोड़कर किसी दूसरे की मदद करने वाला इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। काका, अब बारिश रुक गई है, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। किशन ने बूढ़े व्यक्ति को सहारा दिया और उसकी लकड़ियों को भी अपने कंधे पर उठा लिया। धीरे धीरे दोनों जंगल से बाहर निकलने लगे। काफी दूर चलने के बाद वो पास के एक गांव में पहुंचे। वहां बूढ़े व्यक्ति का छोटा सा घर था। घर के बाहर एक छोटी सी दुकान थी जहां लकड़ी के कई छोटे बड़े सामान रखे हुए थे। काका, यह सब आपने बनाया है? हाँ बेटा, यही मेरा काम है। किशन बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर अचानक चुप हो गया। उसकी नजर फिर लकड़ियों पर गई। उसके मन में एक विचार आया। काका, अगर एक लकड़ी के गट्टर बेचने से मुझे थोड़े पैसे मिलते हैं और उसी लकड़ी का सामान बनाकर बेचने से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत काम तो आता है। अगर मेरे हाथ में और सफाई आ जाए तो मैं ये नया काम शुरू कर सकता हूँ। क्या पता इसी काम में मुझे सफलता मिले और इसी से मेरी किस्मत बदल जाए। राम प्रकाश काका किशन की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहते हैं, क्यों नहीं बेटा, अगर तुम सचमुच सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर सिखा दूंगा। तुम्हारे अंदर मेहनत करने का और अपनी किस्मत बदलने का हौसला है। किशन को नया रास्ता नजर आ चुका था। अब उसे विश्वास था कि उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। किशन कुछ समय तक राम प्रकाश काका की सेवा करता है और उनके कामों में हाथ भी बटाता है। किशन की यह अच्छाई देखकर राम प्रकाश काका को बहुत खुशी मिलती है और वह किशन को अपना हुनर भी सिखाने लगते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। किशन जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर बाजार में भी बेचता और समय निकालकर राम प्रकाश काका के पास काम सीखने भी जाता। किशन रात दिन मेहनत कर रहा था। एक दिन की बात है, किशन देर तक काम कर रहा था। तभी राम प्रकाश काका कहते हैं, बेटा, आज के लिए इतना काफी है, अब घर जाओ और आराम करो। काका, आराम कर लूंगा। अभी मेरे दिमाग में एक नया उपाय आया है। गांव में इन खिलौने की उतनी कीमत नहीं मिलती जितनी शहर में मिल सकती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने खिलौने बन चुके हैं मैं उन्हें शहर में जाकर बेचाऊं। बेटा, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले ही तुम इतनी मेहनत कर चुके हो, अब शहर के बाजार में जाओगे तो थक जाओगे। काका, किस्मत बदलनी है तो मेहनत तो करनी ही होगी, और माँ कहती है कि मेहनत से ही किस्मत के दरवाजे खुलते हैं, इसलिए मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। किशन की बात सुनकर राम प्रकाश काका मुस्कुरा देते हैं और फिर किशन कड़ी मेहनत करने के बाद उन सभी खिलौनों को शहर के बाजार बेचने जाता है। जैसा किशन ने सोचा था वैसा ही होता है। शहर के बाजार में गांव के बाजार से अच्छी कीमत मिलती है। किशन के चेहरे पर मुस्कान थी और फिर वो गांव लौटने की तैयारी करता है कि तभी रास्ते में उसकी नजर एक फर्नीचर की दुकान पर जाती है और वो उसे बहुत ध्यान से देखता है, जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो, और फिर वो अपने गांव वापस आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन किशन राम प्रकाश काका से कहता है, काका, छोटे सामान में मेहनत ज्यादा है और पैसे कम मिलते हैं, तो क्यों ना हम बड़े बड़े सामान बनाएं, जैसे नए डिजाइन की अलमारियां, नए डिजाइन के बेड, कुर्सियां। शहर में लोग नए डिजाइन की कुर्सियां, बेड, अलमारियां बहुत पसंद करेंगे, तो क्यों ना हम यही काम शुरू करें। बेटा, सुझाव तो बहुत अच्छा है और तुम्हें अच्छी लकड़ी की पहचान भी है। अगर जंगल से तुम सागवान की अच्छी लकड़ी लेकर आ जाओ तो उसका अच्छा सामान बनेगा और अच्छा दाम भी मिलेगा। किशन राम प्रकाश काका की बात अच्छे से समझ जाता है और वो अगले ही दिन से जंगल में अच्छी लकड़ियां ढूंढनी शुरू कर देता है। जब किशन को अच्छी लकड़ियां मिल जाती तो वो उन्हीं से राम प्रकाश काका के साथ मिलकर नए नए डिजाइन की अलमारियां, कुर्सी, बेड बनाने लगता है। जब कुछ समय बाद सारा सामान बनकर तैयार हो जाता है तो किशन उन्हें शहर बेचने जाता है। भाई, यह तो बिल्कुल नया डिजाइन है, ऐसा तो लोग बहुत पसंद करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अच्छे डिजाइन बना सकते हो। मुझे यह पहला ऑर्डर पसंद आया, अब आगे सभी डिजाइन तुमसे ही बनवाएंगे। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरी मेहनत और नया काम पसंद आया। फर्नीचर मालिक को पहला ऑर्डर बहुत पसंद आता है और वो उसे नए ऑर्डर देने की भी बात करता है। किशन को बहुत खुशी होती है और वो गांव लौटकर सारी बात अपनी माँ और पत्नी को बताता है। किशन बेटा, आज तेरी मेहनत सच में रंग लाई। माँ, अब समझ आया कि किस्मत बदलने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही रास्ता चुनना भी जरूरी है।
किशन राम प्रकाश काका के साथ मिलकर अपनी मेहनत को एक नई दिशा देने लगा। दोनों ने मिलकर अच्छी लकड़ी से सुंदर कुर्सियां, मेज और अलमारियां बनानी शुरू कर दी। किशन उन सामानों को शहर के बाजार में बेचने लगा, जहां उसे अच्छी कीमत मिलने लगी। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा और कुछ ही महीनों में किशन ने सेठ मदन लाल का पूरा पैसा चुका दिया और धीरे धीरे राम प्रकाश काका की दुकान भी बड़ी हो गई और उन्हें भी अच्छी आमदनी होने लगी। बेटा, यह सब तुम्हारी मेहनत का ही फल है। काका, सिर्फ मेरी ही नहीं, इसमें आपकी भी मेहनत है। हम दोनों ने मिलकर अपनी किस्मत बदली है। बस ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे।